डियर स्टूडेंट्स, आज अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। उसके अंदर फर्स्ट में आज अपने क्या पढ़ेंगे, मृदा से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि उनकी मानक डेफिनेशन क्या होती है, कैसे मृदा बनती है। अपने बोल देते हैं कि ये तो क्या है, मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन कौन से इनके वर्क है, उनके बारे में क्या करेंगे, अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ लेता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे क्या बोलते हैं, सोलम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर अथवा फर्श। यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम का अर्थ क्या होता है कि फ्लोर और फर्श से होता है। उस फ्लोर और फर्श को क्या बोल देते हैं, मृदा बोल देते हैं। कैसे, जैसे कोई अपनी ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो फर्श होगा वो कौन सा होगा, इसकी ऊपरी सतह होगी। इसकी ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, अपने मृदा बोलते हैं। कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मिट्टी पाई जाती है, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होगी, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, मृदा में काउंट कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर जो चीज पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपने मृदा बोलते हैं। अब कुछ तो कहेंगे कि सर इसमें जल भी पाया जाता है, कुछ कहेंगे कि सर इसमें तो सड़क भी होती है। तो बेटा वो भाग देखने जहाँ पर अपने को क्या होता है कि मिट्टी मिलती है, मृदा होती है, वो मिलती है। जैसे अपने 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक खुदाई करते हैं, अगर उस हिस्से में अपने को क्या मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, तो उसे किस में काउंट कर लेंगे, मृदा में काउंट कर लेंगे। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि थलमंडल की जो ऊपरी सतह होती है, उसे किस में काउंट करते हैं, अपने मृदा में काउंट कर लेते हैं। तो प्राय क्या माना जाता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या माना जाता है, मृदा माना जाता है। और मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर यानी फर्श से होता है। अब आपसे पूछ लेता है कि मृदा की मानक डेफिनेशन क्या होगी, कि मृदा की कोई मानक डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे पूछे कि मृदा कहते किसे हैं, तो मृदा की सिंपल सी मानक डेफिनेशन है कि मृदा है क्या, एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या, एक प्राकृतिक पिंड है। और प्राकृतिक पिंड होने का मतलब यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और गहराई हो। ये चीज अगर अपने को किसी में प्रेजेंस मिल जाती है, तीनों चीजें, तो उसे किस में काउंट कर लेते हैं, अपने पिंड में काउंट कर लेते हैं। अब कहोगे सर मिट्टी का एक कण होता है छोटा सा, उसमें कहाँ पर गहराई होती है, उसमें कहाँ पर लंबाई होती है, उसमें कहाँ पर चौड़ाई होती है। तो बेटा मिट्टी के कण के अंदर भी क्या होती है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये कण यानी छोटे छोटे कण होते हैं, और इन कण की भी क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। हालांकि वो लंबाई चौड़ाई अपने किस में काउंट कर लेते हैं, पिकोनेट यानी पिकोमीटर में काउंट कर लेते हैं, नैनोमीटर में काउंट कर लेते हैं, या फिर किस में, इसे माइक्रोमीटर बोलते हैं, इसे नैनोमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर में भी क्या कर लेते हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। इस प्रकार से जो चौड़ाई ऊंचाई होती है वो छोटे छोटे रूप में भी क्या हो सकती है, काउंट की जा सकती है। तो मृदा क्या होता है, एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। मृदा क्या होता है, एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक पदार्थ हो। प्राकृतिक पदार्थ जैसे कोई चट्टान मान लो अपने, ये क्या एक प्राकृतिक पदार्थ है। इस पर प्राकृतिक बल में से जैसे दिन से यानी दिन से रात होती है, रात से क्या होती है, दिन होती है। ये परिक्रमा नेचर के अंदर क्या होता है, चलता रहता है। अब अपने को पता है कि दिन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब टेम्परेचर में क्या होती जा रही है, कमी और वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, दाब और ताप में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, अपने को पता है कि कोई वस्तु होती है, उस पर अपने प्रेशर डालते हैं, फिर हटाते हैं, डालते हैं और हटाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो ऊपरी परत हो जाती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के बाद में क्या होता है कि ये जो ऊपरी परत कमजोर हुई है, उसके बाद में कोई वायु चलेगी, तेज हवाएं चलेगी, या फिर क्या होगी, बारिश आएगी, कुछ भी टाइप से आएगी, तो इसकी जो रेयर होगी वो टूट कर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और छोटे छोटे कणों में या थोड़े बड़े बड़े कणों में क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। अब ये कण क्या होंगे, अन्य नदियों द्वारा
या फिर कोई वायु के कणों द्वारा क्या होंगे, घर्षित होंगे, मतलब और छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप ये छोटे कण क्या निर्मित करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। मृदा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जैसे कोई प्राकृतिक पदार्थ है, चट्टान है, उस चट्टान का दिन और रात के अंदर क्या होता जाता है, अपक्षय होता जाता है। कैसे कि जैसे दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, रात को टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण क्या होता जाता है कि उसकी ऊपरी रेयर होती है, जो परत होती है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण बाद में जब वर्षा होती है या फिर तेज हवाएं चलती है तो वो परत टूट कर क्या हो जाती है, अन्य छोटे छोटे या बड़े बड़े कणों में विभक्त हो जाती है। अब ये कण क्या होते हैं, अन्य वायु चलेगी या फिर कोई जल बहेगा, उनके साथ ये क्या होते जाएंगे, घर्षित होते जाएंगे और छोटे छोटे कणों, मृदा के कणों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। इससे किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन इतनी होगी कि मृदा क्या होता है, प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो मृदा क्या होती है, एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक पदार्थ मतलब कोई भी चट्टान हो गई, वो एक प्राकृतिक पदार्थ होगी। क्योंकि अपने को मृदा के कण बनाने हैं, वो मृदा के कण किससे बन सकते हैं, बड़े कण छोटे कण में बढ़ेंगे, फिर छोटे कण मृदा के कणों में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी, वायु से, जल से, इस टाइप से उनका क्या होता जाएगा, अपक्षय विच्छेदन की प्रक्रिया होती जाएगी। और प्राकृतिक बल का मतलब यही होगा कि जैसे रात से दिन हो रही है तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के कारण क्या होता जा रहा है कि जो ऊपरी परत होगी चट्टानों की, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के कारण क्या होने लग जाएगा, उनका अपक्षय होने लग जाएगा और क्या हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा, के प्रभाव से क्या होती है, विकसित होती है। उसके बाद में आता है कि मृदा में भिन्न भिन्न गहराइयों में इनमें विभेद किया जा सकता है, कि मृदा के भिन्न भिन्न गहराइयों में इनमें विभेद किया जा सकता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने ये कोई सतल मान लेते हैं, पृथ्वी की एक ऊपरी परत मान लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं, उस छोटे से भाग के ऊपर देखते हैं मृदा कौन से रंग की पाई जाती है। तो अपने मान लेते हैं यहाँ पर कौन से रंग की है, लाल रंग की मृदा पाई जाती है। लेकिन जैसे ही अपने इनको क्या करते हैं, थोड़ी सी गहराई पर खोद के देखते हैं, खुदाई करते हैं, तो मृदा का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। फिर और खुदाई करके देखते हैं तो वहां पर अपने को मृदा का रंग और टाइप से मिलता है, नारंगी टाइप से मिल सकता है या किसी भी टाइप का मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मृदा के अंदर खनिज कौन सा है, कि कौन सा प्रकार का खनिज पाया जा रहा है, वो डिसाइड करेगा मृदा के रंग को। अपने जैसे जैसे क्या करते जाते हैं, मृदा यानी पृथ्वी की सतह से खुदाई करते जाते हैं तो अलग अलग क्या दिखते जाते हैं, अपने को सेंसर स्तर दिखते जाते हैं। ऐसे अपने को क्या दिखते जाते हैं, सेंसर स्तर दिखते जाते हैं। जैसे अपनों ने कभी देखा होगा तो कुएं की खुदाई होती है, तो उस कुएं को जब देखते हैं तो अलग अलग टाइप से अपने को क्या दिखाई देती है, सेंसर स्तर दिखाई देते हैं, रेयर दिखाई देते हैं। यहाँ तक मिट्टी क्या हो रही है, लाल दिखाई दे रही है, फिर एक काली टाइप की मृदा आएगी, फिर अलग टाइप की मृदा आएगी। इस टाइप से इनमें क्या होता जाता है, विभेद होता जाता है। तो मृदा का रंग क्या होता जाता है, जैसे जैसे सेंसर स्तर बढ़ते जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेंसर स्तर बोलते हैं। कि जैसे जैसे खुदाई करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को मृदा की अलग अलग परतें दिखाई देगी, और उस मृदा की इन परतों के कारण इनमें क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। अपने बोलते हैं ना, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, हरी मिट्टी है, हरी भूरी मिट्टी है। इस टाइप की मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें विभेद हो सकता है। वो मिट्टी का रंग ऐसा क्यों होता है, जैसे लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, तो उसके अंदर अपने बोल देते हैं कि फेरस के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। या फिर बोल सकते हैं कि फेरिस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका लाल होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, लोहा पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चर में आपने देखा ही होगा कि मिट्टी का क्या होता है, अलग अलग टाइप से विभेद होता है। तो ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न गहराइयों में, गहराइयों मतलब जैसे अपने खुदाई करते जाते हैं तो उनमें क्या होता जाता है, इनमें विभेद किया जा सकता है। जैसे जैसे खुदाई करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मिट्टी में विभेद होता जाएगा। ऊपर वाले में कोई अलग टाइप से खनिज पाया जा रहा है, निचले सेंसर स्तर में अलग टाइप का खनिज मिल रहा है, उसके निचले सेंसर स्तर में कोई अलग टाइप का खनिज मिल रहा है। क्योंकि अपनों ने पढ़ा था ना, खनिज होता क्या है, खनिज एक भूपर्वती में खोद कर निकाला जाता है जो संयुक्त अवस्था में मिलता है, जिसके अंदर अन्य अन्य धातु उप धातु प्रेजेंट होती है। वो उप धातु और धातु ही क्या करती है, इन मृदा के रंग को क्या करती है, डिसाइड करती है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। प्राकृतिक एक तो डेफिनेशन ध्यान रखना, दूसरी इनकी चीजें ध्यान रख लेना कि कैसे इनमें विभेद होता है। उसके बाद में आता है कि मृदा की विशेषता क्या होती है। तो मृदा की बहुत सारी विशेषता होती है, अपने लिखने लगे तो बहुत सारी लिख सकते हैं। तो मेनली 3-4 यहाँ पर लिखी हुई है और बुक के अंदर है, वो देख लेना। इसमें क्या लिखा होगा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पादपों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम प्रदान करती है। प्राकृतिक पिंड, अपने को ये चीज तो पता ही है, मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। लेकिन पादपों के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट्स है, अपने ने क्या किया, एक प्लांट्स लगा लिया। ये क्या है, मृदा की एक ऊपरी परत है। तो अब इस प्लांट्स को विकास यानी वृद्धि के लिए क्या करती है, आवश्यक पोषक तत्व क्या करती है, प्रदान करती है मृदा। कि आवश्यक पोषक तत्व जैसे जल हो गया, वायु हो गई, अन्य पोषक तत्व खनिज, जैसे मृदा के अंदर कई टाइप के फेरस पाए जाते हैं या फिर कार्बन पाए जाते हैं, ऐसे टाइप के यौगिक पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ये सारी मात्रा क्या करती है, मृदा आवश्यक किसमें संचित करती है, पौधों के अंदर यानी पादपों के अंदर देती है। कैसे देती है, तो कौन सी प्रक्रिया से देती है, अपने को पता है, कैसिकव प्रक्रिया से। कैसिकव प्रक्रिया से देती है। कैसिकव प्रक्रिया से क्या होता है, जल वायु आदि जो पोषक तत्व है वो क्या होते जाते हैं, पादपों यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होते जाते हैं, कन्वर्ट्स होते जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि मृदा एक क्या होती है, प्राकृतिक पिंड होता है। उसे अपने नहीं बना सकते। अपने कैसे नहीं बना सकते, तो कैसे आप मिट्टी का निर्माण कर सकते हो, तो फिर आप कहोगे कि सर सड़क का निर्माण करते हैं तो उसके टाइम में होता क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हैं तो वो चट्टानें छोटे छोटे कणों में विभक्त तो हो रही है। हम भी तो क्या कर रहे हैं, मृदा का निर्माण कर रहे हैं। हम मृदा का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम मृदा के निर्माण की क्रिया में शामिल हो रहे हैं। मृदा का निर्माण हमने कैसे किया, वो चट्टान थी, वो अपनों ने तो नहीं बनाई। वो चट्टान क्या थी, प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी। वो चट्टान प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और वो प्राकृतिक रूप से क्या होती है, विच्छेदित भी होती है। उसमें कुछ अपनी भी क्रियाएं शामिल होती है। लेकिन अपने कह तो यही रहते हैं ना कि मृदा क्या होती है, एक प्राकृतिक पिंड होता है। और प्राकृतिक पिंड होने के कारण वो क्या होती है, प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होती है। प्राकृतिक रूप से निर्मित होने के कारण वो पादपों के लिए क्या करती है, प्राकृतिक माध्यम प्रदान करती है। प्राकृतिक माध्यम का मतलब कि जल वायु जो भी पोषक तत्व होंगे, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फेरस हो गया, वो सारे क्या करती है मृदा इन प्लांट्स के अंदर क्या करती है, संचरित करती है और इन्हें क्या करती है, इनमें वृद्धि करती है। मृदा कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं बनाई जा सकती, ये चीज ध्यान रखना इस चीज में। ठीक है, सेकंड आता है कि इन्हें विभिन्न शस्त्रों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। वो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मृदा में क्या लगाते जाओ, अपने जो ऊपरी परत है उसके अंदर यानी जहाँ पर अपने खड़े वहां से अगर खुदाई करके देखते हैं तो कंटिन्यू क्या होता जाता है, अलग अलग टाइप की शस्त्र मिलेंगे। कई जगह मृदा का रंग काला, तो कई जगह फिर लाल, फिर हरा काला, इस टाइप से अपने को क्या दिखाई देगा, मृदा का रंग दिखाई देगा। तो अपने क्या कर सकते हैं, विभिन्न शस्त्रों में इसे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अगर इसका लाल रंग है तो लाल रंग बताया कि फेरस के कारण होता है। इस टाइप से जैसे जैसे मृदा में क्या होता जा रहा है, विभेद होता जा रहा है, वैसे वैसे उनमें पोषक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, फारस हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे तत्वों की उनमें क्या होती जाएगी, कमी बढ़ोतरी इस टाइप से होती जाएगी। और इस टाइप से कमी बढ़ोतरी होने के कारण उनमें क्या होता जाएगा, रंग में डिफरेंस होता जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे मृदा में अपने क्या करते हैं, विभेद करते हैं, तो उनमें जो खनिज तत्व होते हैं वो भी क्या होते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। मतलब कुछ में ज्यादा खनिज मात्रा पाई जाएगी तो कुछ में अलग टाइप के खनिज पाए जाएंगे। ये मृदा की क्या होती है, एक विशेषता होती है। फिर क्या होता है कि मृदा होती है जो विभिन्न पैतृक पदार्थों व जलवायु कारकों से संबंधित होती है। मृदा होती है वो विभिन्न पैतृक पदार्थों और जलवायु से संबंधित होती है। कैसे? पैतृक पदार्थ का मतलब होता है कि मृदा किससे बनी है, कौन सी चट्टान से बनी है। अगर क्वार्टर चट्टान से बनी है तो वो यानी बलुई मृदा कहलाएगी। ग्रेनाइट चट्टान से बनी है तो वो कौन सी कहलाएगी, चूने टाइप की कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चट्टान है कोई, ये क्वार्टर चट्टान है। कोई दूसरी चट्टान है वो कौन सी है, संगमरमर है, जिसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, संगमरमर।
खनिज पाया जाता है। एक चट्टान है जिसमें क्वार्टज खनिज पाया जाता है। एक चट्टान है जिसमें संगमरमर पाया जाता है। एक चट्टान है जिसमें कौन सा पाया जाता है, ओनली सिलिका टाइप का खनिज पाया जाता है। तो इस टाइप की जो मृदा बनेगी, इस चट्टान से जो मृदा बनेगी वो अलग होगी। संगमरमर से जो संगमरमर की चट्टान है उससे जो मृदा बनेगी वो क्या होगी, अलग होगी। सिलिका से चट्टान जिसमें क्या है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है जिस चट्टान के अंदर, उसमें जो मृदा बनेगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और जलवायु संबंधित कारक मतलब अपने यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसलमेर साइड में क्या हो रहा है कि गर्मी और सर्दी क्या होती है, ज्यादा और कम होती रहती है। मतलब दिन में अगर वहां पर गर्मी है तो रात को क्या होगी, ज्यादा सर्दी होगी। ऐसा वहां पर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसकी अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है और नाइट को क्या कर लेती है, इतनी ठंड आती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, ठंड कर देती है वहां पर। तो ये जो संबंधित जलवायु कारक है, मतलब कुछ जगह पर क्या होगा, नम क्षेत्र होगा, कुछ क्षेत्र पर क्या होगा, शुष्क क्षेत्र होगा। वहां पर मृदा किस प्रकार से बनेगी, कहीं पर क्या होता है कि बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है। तो वहां पर मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी भी होती है, तेज भी होती है। तो मृदा का निर्माण है, वो निर्माण उनके पैतृक पदार्थों और जलवायु संबंधित कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, रासायनिक व जैविक अंतर पाया जाता है। जैविक का मतलब कि जो पैतृक पदार्थ जिससे मिलकर बने हुए हैं, मतलब ये क्वार्टर चट्टानों से मिलकर बनी हुई है कोई टाइप की मृदा। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे कण दिखा देता हूँ, जो क्वार्टर चट्टान से मिल, क्वार्टर चट्टान के क्या अपक्षय होने के कारण क्या हुआ, इस मृदा का निर्माण हुआ है। दूसरी संगमरमर की जो चट्टान है उससे क्या हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ। तीसरी कौन सी है, सिलिका की चट्टान से क्या हुआ, मृदा का निर्माण हुआ है। अब ये जो पैतृक पदार्थ होते हैं वो इन चट्टानों को बोलते हैं। इन चट्टानों के अंदर कौन कौन से खनिज की मात्रा ज्यादा थी, उस मृदा में भी क्या होगा, उस प्रकार के खनिजों की मात्रा ज्यादा होगी। और दूसरा कि ये कौन से क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, ये नम क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, शुष्क क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। तो ये भी डिसाइड करता है कि मृदा कैसी होगी, उनमें का रासायनिक संगठन कैसा होगा, उनमें जैविक पदार्थ कौन कौन से होंगे। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, मृदा में विभेद किया जा सकता है, किस क्षेत्र में पाई जा रही है, किस चट्टान से मिलकर बनी हुई है, मतलब उसका जो खनिज यानी जो मृदा बनी है उस मृदा का किससे बनी है, किस चट्टान से बनी है, उस चट्टान में कौन सा खनिज था। ये सारे डिसाइड करते हैं मृदा के गुण को, यानी उसकी विशेषता को। ठीक है, ये तीन चीजें थी। और भी चीजें निकाल सकते हैं कि मृदा कृषि योग्य होती है, कोई मृदा क्या होती है, कृषि योग्य नहीं होती। ये सारे गुण किस में काउंट करेंगे, अपने मृदा में काउंट करेंगे। कुछ स्थानों पर क्या पाई जाती है, मृदा लाल भूरी टाइप से पाई जाती है, कुछ स्थानों पर काली पीली टाइप से पाई जाती है। तो वो सारे किस में काउंट होंगे, मृदा के गुण में ही काउंट होंगे। तो और चीजें भी अपने क्या लिख सकते हैं, मृदा की विशेषता के अंदर लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि मृदा के कार्य क्या होते हैं। तो मृदा के कार्य सिंपल रूप से अपने को पता है कि मृदा क्या करती है। मान लो ये कोई पृथ्वी है और ये क्या है, अपना वायुमंडल है। ये क्या है, पृथ्वी है और ये क्या है, वायुमंडल है। तो मृदा क्या करती है, एक आंतरिक सतह प्रदान करती है, जहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। ये सारे क्या कर सकते हैं, मृदा द्वारा क्या किया जा सकता है, संपन्न हो सकता है। ऐसा स्थान जहाँ पर मिट्टी नहीं है वहां पर कृषि की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती। तो मृदा क्या करती है, कृषि क्रियाओं को भी क्या करती है, संचालित करती है। मृदा क्या करती है, पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, ये मृदा का कार्य है। मृदा क्या करती है, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया करती है। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर जल था मान लो एक स्थान पर, अब ये जल इसमें क्या हो गया, अवशोषित हो गया, फिर ये नीचे जाके क्या होने लगा, जल भराव करने लगा, जिसके कारण क्या होने लगा कि मृदा क्या करने लगी, जो भूगर्भीय जल था उसकी मात्रा में वृद्धि करने लगी। भूगर्भीय जल था उसकी मात्रा में क्या करने लगी, वृद्धि करने लगी। उसी टाइप से यहाँ पर कोई जल प्रेजेंट था तो तेज धूप के कारण वो जल क्या हो गया, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो गया। वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होने के बाद में पुनः किस में चला गया, वायुमंडल में चला गया। और वायुमंडल में जाने के बाद में क्या हो गया कि बारिश हुई, वापस क्या हो गया, पृथ्वी की सतह पर आ गए। इस टाइप से ये पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को भी क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, मृदा की ये गुण के अंदर आप लिख सकते हो, मृदा हमें क्या करती है, कृषि क्रियाएं प्रदान करती है, जिससे मनुष्य क्या कर सकता है, इस पृथ्वी पर निवास कर सकता है। मृदा क्या करती है, घर, इमारतें इत्यादि बनाने के लिए
माध्यम प्रदान करती है। मृदा क्या करती है, प्राकृतिक पदार्थों यानी जो पादप होते हैं उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा क्या करती है, पदार्थों को पुण्य चक्रित करती है। ये मृदा के क्या होते हैं, गुण होते हैं। मृदा क्या करती है, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, गैस, ऊर्जा व पोषक तत्वों को क्या करती है, पुण्य चक्रित करती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक यांत्रिक आधार जैसे जल हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो सकता है, पोषक तत्व हो गए, ये सारे कौन प्रदान करता है, पादपों को, तो ये मृदा ही प्रदान करती है। सेकंड कंडीशन, कृषि, प्राकृतिक निवास, सड़क निर्माण, इमारत इत्यादि में मृदा की क्या होती है, एक इम्पोर्टेंस भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि मृदा कहते हैं किसे, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके गुण क्या है। उसके बाद में दो शब्द आते हैं, वो और देख लेते हैं अपने। डेफिनेशन में पूछ लेते हैं कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं। पेडोलॉजी, दूसरा होता है मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र किसे कहते हैं, तो पेडोलॉजी का अर्थ होगा कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या था, मृदा का वितरण कहाँ कहाँ पर है आदि जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, पेडोलॉजी से किया जाता है। अर्थात मृदा का जन्म कैसे हुआ, ये मृदा बनी, इसके पीछे इसका विज्ञान क्या था, और ये मृदा किस किस स्थानों पर वितरित है। जन्म, निर्माण प्रक्रिया, और उसके बाद में कि वितरण आदि जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, पेडोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी मृदा से संबंधित विज्ञान, उनका वितरण, वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, वो सारा अध्ययन किस में करते हैं, अपने पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। कि मृदा कहाँ पर पाई जा रही है, ये मृदा कहाँ से यानी किस चट्टान से मिलकर आई है, मतलब इसके पीछे विज्ञान क्या था कि ये मृदा बनी है, किस प्रकार से मृदा ये वितरित है, किन किन स्थानों पर मृदा पाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना क्या है, भारत है, भारत के अंदर यहाँ पर लाल मृदा पाई जा रही है, और यहाँ पर भी क्या पाई जा रही है, मान लो लाल मृदा पाई जा रही है। तो ये लाल मृदा यहाँ पर भी पाई जा रही है, यहाँ पर भी जब पाई जा रही है, इसके पीछे विज्ञान क्या है कि यहाँ पर लाल की जगह काली क्यों मृदा नहीं है, यहाँ पर लाल ही मृदा क्यों है, आदि जो अध्ययन करते हैं अपने वो किसके अंदर करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। और दूसरा आता है मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र में मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के आधार पर किया जाता है। उच्च पादप समुदाय के आधार का मतलब कि कोई प्लांट्स होगा, उस प्लांट्स की अपने संरचना देखेंगे कि वो प्लांट्स किस टाइप से विकसित हुआ है, उस प्लांट की जो संरचना होगी उसके नीचे जो मृदा पाई जाएगी वो कौन कौन से उसको पोषक तत्व प्रदान कर रही है। और दूसरे प्लांट्स देखेंगे, वो उस प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि उसकी जो संरचना वो किस टाइप से है, इसके लिए जो आवश्यक तत्व है वो ये मृदा दे रही है या नहीं दे रही। मतलब कोई दो टाइप के प्लांट्स हो गए, अपने काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक टाइप का पेड़ पाया जा रहा है, दूसरा टाइप का पेड़ ये पाया जा रहा है। अब इस प्लांट की जो वृद्धि हुई है, विकास हुई है, इसके नीचे जो मृदा है वो कौन सी है, इसके नीचे मृदा है वो कौन सी है, इसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है, यानी उच्च पादप समुदाय के आधार पर जब क्या किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो वो किसमें काउंट करते हैं, मृदा शास्त्र में काउंट करते हैं। तो डेफिनेशन है, ये सिंपल से ध्यान रखना। पेडोलॉजी में क्या होता है कि मृदा के विज्ञान, यानी मृदा के बनने के पीछे उसका विज्ञान क्या था, वो कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है, इसका जन्म स्थान, मूल स्थान कौन सा था, इसमें पैतृक पदार्थ कौन कौन से हैं, ये सारे किसमें अध्ययन किए जाते हैं, तो पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मृदा शास्त्र में मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय की वृद्धि के आधार पर, मतलब कैसे उनका विकास हो रहा है, इसके नीचे जो मृदा है वो किस टाइप के उनको गुण प्रदान कर रही है, मतलब किस टाइप के पोषक तत्व प्रदान कर रही है, तो उस आधार पर अपने देखते हैं कि इस मृदा के अंदर उस टाइप के पोषक तत्व पाए जा रहे हैं क्या जो इस पौधे को ये दे रही है। इस आधार पर जब मृदा का अध्ययन किया जाता है तो वो किस में काउंट कर लेते हैं, मृदा शास्त्र में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ तक अपना टॉपिक कवर होता है और कल देखेंगे। थैंक यू।